Hello everyone, a very good morning. Welcome back to our YouTube channel Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. So today we are going to study about National and State Human Rights Commission in India. भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, समझेंगे इस पर्टिकुलर आयोग के बारे में, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे पहले की वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में समझा, जैसे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ डू वॉच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशंस में इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले गाइज एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं MCQ सीरीज़, जो कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं UPPCS को। सो करेक्ट 2 बजे 2 PM से आपको वो वीडियो मिलेगी। सो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, एंड आपका जो भी स्कोर आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जब भी हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, तो उसमें कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको हम CBI बोलते हैं, नीति आयोग एंड लोकपाल एंड लोकायुक्ता। तो ये कुछ ऐसे बॉडीज़ हैं, ऐसे निकाय हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। इससे पहले जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ी थी, जिनको हमारे संविधान के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। आज हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज इन 2 टॉपिक्स को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, मानव के हर एक इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड राइट्स हों, लिबर्टी से रिलेटेड, डिग्निटी से रिलेटेड जो राइट्स हैं, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हों या किसी इंटरनेशनल लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हों, तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसको 1993 में स्टैब्लिश किया गया। ये डेट आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, जनरली ये पूछी जाती है। और क्योंकि अगर हम बात करें नेचर की, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक ऐसी बॉडी है जिसको एक लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ पास किया गया, एक कानून बनाया गया, और उसके द्वारा इस पर्टिकुलर कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है। और उस लेजिस्लेशन का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इस एक्ट को, इस लॉ को अमेंड भी किया गया, इसमें कुछ सुधार भी किए गए 2006 में। तो ये भी याद रखिए, इसका अमेंडमेंट होता है 2006 में। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो नेचर है वो कैसा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक ऐसी बॉडी है जिसको एक लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अब हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कंपोजिशन की, कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन बनने के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वही चेयरमैन बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। मेंबर्स जो हैं, मेंबर बनने के लिए या तो आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हों या फिर सर्विंग जज हों, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या फिर सर्विंग चीफ जस्टिस हों। कमीशन जो है, इसमें 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन है। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट करने का की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, सेटअप करते हैं, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस, ये जो फैक्ट है बिल्कुल पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसमें पीएम हेड करते हैं इस कमेटी को, एंड लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, एंड दोनों हाउस,
चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके जो ओपोजिशन लीडर्स हैं वो होते हैं कमेटी का हिस्सा, एंड एक जो है सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइज फैक्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने मेंबर्स की कमेटी बिठाई जाती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को और चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इस कमेटी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा। ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स और एज ऑफ 70 ईयर्स। या तो उनके 5 साल कंप्लीट हो गए हों इस ऑफिस में, या फिर उनकी एज 70 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हो। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा, चाहे 5 साल कंप्लीट हो गए हों या फिर उनकी एज इतनी हो गई हो 70 ईयर्स की, तो इतने टाइम तक ये जो है इस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। टेन्योर खत्म होने के बाद जो मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। तो फंक्शंस में अगर हम देखें कि अगर किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, तो ऐसे मैटर्स में इंक्वायरी करने का जो राइट है वो कमीशन के पास होता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं और ये जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो, तो वहाँ पर इंटरवीन करने का फंक्शन जो है वो कमीशन का होता है। एंड जेल जो होती है, डिटेंशन प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स, और वहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनमेट्स हैं उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, और उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। इसके अलावा लोगों में ह्यूमन राइट्स लिटरेसी को प्रमोट करने, स्प्रेड करने की जो जिम्मेदारी है वो कमीशन की होती है। एंड लोगों को ये बताना कि उनके क्या क्या ह्यूमन राइट्स हैं, क्योंकि इंडिया में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोगों को नहीं पता है कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाने की जो जिम्मेदारी है वो कमीशन की होती है। जो फंक्शंस हैं कमीशन के, वो देखा जाए तो रिकमेंडेटरी होते हैं नेचर वाइज देखा जाए, कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पर ये जो भी रिकमेंडेशन दी जाएंगी कमीशन के द्वारा वो बाइंडिंग नहीं होती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ह्यूमन राइट्स जो वायलेटर हैं, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, किसी पर्सन ने वायलेट किए हैं, तो उसको पनिश नहीं कर सकता है कमीशन, और ना ही किसी भी पर्सन को जो विक्टिम है उसको मॉनेटरी रिलीफ दे सकता है। ये स्टेटमेंट आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा। सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है कमीशन, ना ही जिसने राइट्स वायलेट किए हैं उसको पनिश कर सकता है, और ना ही किसी जो विक्टिम पर्सन है उसको मॉनेटरी रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा जैसा कि हमने पढ़ा कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी होती हैं, वो गवर्नमेंट पर या किसी अथॉरिटी पर बाइंडिंग नहीं होती हैं। कोई कंपलसरी नहीं होता है कि जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उनको माना ही जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो कमीशन है उसका रोल लिमिटेड होता है, रिकमेंडेटरी है नेचर में, एडवाइजरी है, एंड जो पावर है, जुरिस्डिक्शन है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, वो अगर किसी आर्म्ड फोर्सेस के किसी मेंबर ने के द्वारा अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है, तो वहाँ पर भी कमीशन की जो पावर है वो लिमिटेड होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट है वो एनुअली सबमिट करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी पर्सन से रिलेटेड मैटर है तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी। तो जिस तरीके से स्टेट लेवल पर एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, उसी तरीके से हर एक स्टेट में भी हर एक स्टेट का भी एक ह्यूमन राइट कमीशन होता है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो इसके कंपोजिशन की, तो ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब हमने नेशनल लेवल के ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करी तो वहाँ पर जो मेंबर हैं वो 4 मेंबर थे अदर और एक चेयरमैन थे, लेकिन यहाँ पर एक चेयरमैन है एंड 2 अदर मेंबर्स हैं।
तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन बनने के लिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बनने के लिए हाई कोर्ट का या तो रिटायर्ड जज हो या फिर सर्विंग जज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं, और उनके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कंपोजिशन होता है, ये मेंबर्स होते हैं, और इनके मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? चेयरमैन एंड मेंबर्स का गवर्नर के द्वारा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन थे, मेंबर्स, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन स्टेट लेवल के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके मेंबर एंड चेयरमैन का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें कौन कौन होता है? सीएम जो हेड करेंगे कमेटी को, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होंगे, एंड एक स्टेट होम मिनिस्टर होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। ड्यूरेशन की बात करें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो 5 इयर्स और अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर अर्लियर। तो ये दोनों का ही सिमिलर है, चाहे आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ड्यूरेशन दोनों का ही सेम है। तो ये दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जनरली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।